हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं और ये खासकर हमारे यूपीएससी 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शंस जो होते हैं उसको भी अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन सुबह 7 बजे स्ट्रीमिंग के माध्यम से मेरे यूट्यूब चैनल विजडम हब स्टडी पर उपलब्ध करा दी जाती है। ये जो वीडियोज़ है आप लोगों को यूपीएससी के अलावा CDS, आरआरबी, रेलवे, IBPS, MPPSC, स्टेट PSC, MPPSC, CGL, इन सभी एग्ज़ाम में ये ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियोस आप लोगों को पसंद तो आएगा, साथ में इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसमें हम 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। पहला टॉपिक रहेगा इसमें आहार क्रांति मिशन, दूसरा टॉपिक रहेगा इसमें वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 और तीसरा टॉपिक रहेगा इसमें वीज़ा बहाल प्रक्रिया। इन तीनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो विषय है इसमें वो है आहार क्रांति मिशन। तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने पोषण के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। उसी प्रोग्राम को यहाँ पर आहार क्रांति का नाम दिया गया है। तो आहार क्रांति के विषय में अगर हम बात करें तो इस मिशन को भारत और विश्व में बहुतायत में भूख तथा जो बीमारियां होती है उसकी गंभीर समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह पोषण तथा भारत में स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों तक पहुंच स्थापित करने के लिए समर्पित ये प्रोग्राम है, ये और एक मिशन है ये। इसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल है? तो इस मिशन को लॉन्च करने के लिए प्रवासी भारतीय अकादमिक और वैज्ञानिक संपर्क, जिसे प्रभास कहा जाता है, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम GIST, फिर विज्ञान भारती विभाग तथा विज्ञान प्रसार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त निकाय है। ये इसमें मिलाकर के कुल 4 संस्थाएं इसमें शामिल है, एक साथ आकर के कार्य कर रही है। मिशन के यदि आदर्श वाक्य की बात करें तो वो है इसका उत्तम आहार, उत्तम विचार, दैट मीन्स गुड डाइट एंड गुड कोग्निशन। तो देखिए, कार्यान्वयन की इसकी रणनीति क्या है, किस प्रकार से इसको चलाया जाएगा। तो इस मिशन का जो संदेश है वो है कि पोषण क्या और क्यों होता है के रूप में खेलों के माध्यम से कैसे करें और के रूप में इन सब चीज़ों को पाठ्यक्रम के माध्यम से लोगों को तक पहुंचाना रहेगा और उसके माध्यम से जो ये प्रॉब्लम्स है भुखमरी की उसको दूर करना इसका उद्देश्य रहेगा। फिर इसकी विषय वस्तु ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अंग्रेजी और हिंदी के अलावा अन्य जो मातृभाषा हैं उसमें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कार्यक्रम में शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जो प्रशिक्षण दिए जाएंगे। उसके माध्यम से अनेक छात्रों को इस कार्यक्रम का एक संदेश दिया जाएगा, जो कि यह संदेश छात्रों के माध्यम से उनके परिवारों तक पहुंचाना होगा। और अंत में बड़े पैमाने पर समाज के मध्य इन सभी चीज़ों का प्रचार करना उसका उद्देश्य होगा। इससे क्या महत्व होगा इस पूरे प्रोग्राम को चलाने से? देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने भी वर्ष 2021 को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, जो आहार क्रांति के साथ बहुत अच्छे तरीके से मेल खाता है। यह मिशन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 के अनुरूप है, जो मानव कल्याण पर बल देता है। यह आयुर्वेद आधारित पोषण है और समृद्ध ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए कार्य करेगा और उसमें मदद करेगा ये। तो ये था पूरा प्रोग्राम और उसी के बीच में यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है हर वर्ष, जिसका नाम है वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट या सूचकांक। तो 2020 में भारत की स्थिति क्या रही? तो वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहा जाता है इसे, 2020 में भारत 107 देशों में 94 स्थान पर रहा। मतलब 107 कंट्रीज़ ने को लेकर के सूची बनाई गई और उस सूची में भारत 94वें नंबर पर रहा। मतलब हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। भारत भुखमरी सूचकांक में 27.2 के स्कोर के साथ गंभीर सीरियस की श्रेणी में यहाँ पर शामिल किया गया है। फिर इसके बाद इसके कुछ और अन्य पैरामीटर्स को देखें हम, तो भारत की लगभग 14% आबादी अल्प पोषित के श्रेणी में यहाँ पर आती है। भारत में लगभग जो स्टंटिंग की कंडीशन है उसमें 37.4% मामले दर्ज किए जाते हैं। फिर चाइल्ड वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भारत की स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट दिखी गई है। भारत का स्कोर यहाँ पर 17.3% का रहा है। और फिर भारत में बाल मजदूरी दर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 3.7% लोग ऐसे हैं जो कि 18 वर्ष से कम हैं और 14 वर्ष से कम हैं। उसके बाद भी उनसे काम करवाया जाता है। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर कंडीशंस हैं जो कि बताई गई है
आंकड़ों के माध्यम से। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भारत के द्वारा जो भी यहाँ पर वीज़ा दिए जाते हैं दूसरे देशों को, क्या उसके प्रावधान हैं। तो देखिए, भारत ने लगभग 156 देशों के साथ एक प्रोग्राम चलाया है, उनके साथ एक MOU साइन किया है जिसके माध्यम से वीज़ा प्रोवाइड कराई जाती है। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 156 देशों के से चिकित्सकीय परिचर्चाओं सहित चिकित्सकीय कारणों, व्यापार और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए, इसके लिए जो लोग बाहर जाते हैं इंडिया से, उनके लिए यहाँ पर वीज़ा देने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू किया है, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वीज़ा को सुविधा को बहाल करेगा। सुविधा उसे कहा गया है वीज़ा, जो कि आप मोबाइल के माध्यम से, आपके कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से आप गेन कर लेते हो बिना ऑफिस में जाए। तो अभी पर्यटकों के लिए वीज़ा बहाल नहीं किया गया है। पर्यटकों के लिए नहीं किया गया, उसमें से कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए किया गया है। तो पहली बात तो ये समझना होगा कि वीज़ा है क्या, कैसे कार्य करता है ये। तो इसकी शुरुआत जो है, प्रणाली जो है, भारत सरकार के द्वारा 2014 में की गई थी। वर्ष 2017-18 में इस सुविधा का विस्तार कर दिया गया था। तो यह प्रक्रिया जापान, सिंगापुर, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड जैसे देश जो हैं वर्ष 2010 में टूरिस्ट वीज़ा ऑन अराइवल स्कीम के तहत कार्य कर रहे थे। मतलब 2010 में यहाँ पर टूरिज्म वीज़ा ऑन अराइवल के रूप में कार्य कर रहा था और 2014 में इसको बढ़ा दिया गया। तो सरकार ने वीज़ा को इलेक्ट्रॉनिक्स यात्रा प्राधिकरण के साथ TVOA का विलय कर शुरू किया है। तो 5 श्रेणियां होती हैं इस प्रकार की वीज़ा प्राप्त करने के लिए। तो वीज़ा प्राप्त करने की जो 5 श्रेणियां हैं उनमें से एक ये है पर्यटन है, दूसरा होता है व्यवसाय के रूप में, तीसरा होता है सम्मेलन में किसी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं आप, और चौथा होता है चिकित्सकीय के रूप में, और फिर चिकित्सा परिचर्चा के लिए यदि आप आना जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर वीज़ा प्रोवाइड कराई जाती है। अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत एक विदेशी यात्रा करने से 4 दिन पहले वीज़ा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। मतलब यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उससे 4 दिन पहले पूर्व अप्लाई कर सकते हैं, और जब वो उस देश में पहुंचेंगे आप तो आपको वीज़ा वहां पर मिल जाएगा। फिर आवेदक द्वारा दिए गए विवरण को में सत्यापित करना होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पात्रा अधिकार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेवल ऑथराइजेशंस जनरेट किया जाता है, जिसे देश में आगमन करने के वक्त चेक पोस्ट पर दिखाना होता है उस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को। फिर वीज़ा के माध्यम से भारत में केवल 28 निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 5 प्रमुख बंदरगाहों पर प्रवेश की अनुमति है। मतलब वीज़ा अगर आपके पास है और उसके माध्यम से आप किसी देश में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भारत में कुल मिलाकर के 28 एयरपोर्ट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है, और 5 बंदरगाह हैं जिनको यहाँ पर चिन्हित किया गया है। फिर इसको लेकर के नोडल मंत्रालय स्थापित किया गया है। तो इसका जो मंत्रालय होता है वो नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। मतलब इस वीज़ा प्रोसेस के लिए एक नोडल मंत्रालय बनाया गया है, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत उनकी जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कार्य करता है। क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि कुछ लोग ऐसा बोल देंगे कि ये तो एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत, तो इस प्रकार का कार्य नहीं है ये। यह सुविधा पाकिस्तान के नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में नियमित वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। फिर जो वीज़ा होता है इन विदेशियों मतलब उन विदेशी राजनयिकों के लिए मान्य नहीं होता है जिन्हें अलग से ऐसी सुविधा प्रदान की गई है। तो अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की, तो वर्तमान स्थिति में यह सुविधा लगभग 171 देशों में उपलब्ध है, लेकिन वर्ष 2020 में लगाए गए प्रतिबंधों के आधार पर कुछ देशों की संख्या कम हो गई यहाँ पर। तो 156 देशों के लिए इस समय इसको बहाल किया गया है। तो चीन, ब्रिटेन, कनाडा, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया और सऊदी अरब को अभी इस सुविधा से बाहर रखा गया। मतलब ये जो देश का नाम आपने सुना है, इन सभी देशों को इस सूची से अभी बाहर रखा गया है। तो दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों को जो भी डिस्कस किया वो 3 टॉपिक्स थे, जो कि आहार क्रांति मिशन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2020 और वीज़ा वहाँ जो बहाल प्रणाली है उसके बारे में। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लगा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके जवाब दीजिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने केयरफुल तरीके से इस पूरे लेसन को सुना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो हमारा पेज है इंस्टाग्राम पर विजडम हब स्टडी, उसके स्टोरीज़ में डेली में करंट अफेयर के क्वेश्चंस डालता हूं जो कि बहुत डिफर होते हैं। उनको जा करके आप अटेंड करिए और देखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं।
उन सभी के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो और भी अच्छे तरीके से चल सके, चेक एंड बैलेंस के तरीके से। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।